सियारा भार्गव एपिसोड 25। अब आगे। उसकी आवाज़ सुनकर उसके कान में एक हंसने की आवाज़ आई, जिस कारण तृषा और ज़्यादा घबरा गई। उसने तो अपनी आंखें खोलने की हिम्मत ही नहीं की, पर वह उसे आदमी के बाहों में से छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी। पर उस आदमी ने अपने दोनों हाथ उसके कमर पर रखे हुए थे और वो लगभग उस आदमी के पूरे बाहों में जकड़ी हुई थी, जिस कारण वो उस आदमी के बाहों से निकल नहीं पा रही थी। तभी तृषा के कान में आवाज पड़ी, अच्छा, ऐसे कहोगे तो तुम्हें लोग छोड़ देंगे। तृषा को ये आवाज बहुत ही जानी पहचानी लगी, जिस कारण वो और ज्यादा घबरा गई। लेकिन जानी पहचानी आवाज यहाँ पर इस वक्त उसने झट से अपनी आंखें खोल दी और अपने सामने देखने लगी। तो उसके सामने इस वक्त सफेद शर्ट के अंदर एक खुला सीना था। शर्ट के बटन खुले थे, जिस कारण चांद की रोशनी में वो सीना और ज्यादा आकर्षक लग रहा था। तृषा उस खुले सीने को देखकर इतना ज्यादा मोहित हो गई थी कि वो उस खुले सीने को छूने से खुद को रोक नहीं पाई और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ पहले से ही थर थर कांप रहा था। उसने अपने थरथराते हुए हाथों से उस खुले सीने को छू लिया। वैसे ही उसके पूरे बॉडी में करंट दौड़ गया। उसने घबराकर अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा करती उससे पहले ही उस आदमी ने तृषा का हाथ कसकर पकड़ लिया, जिस कारण तृषा का हाथ उस खुले सीने पर दब गया। जैसे ही तृषा का हाथ उसके सीने पर दब गया, तृषा को उस आदमी की तेजी से धड़कती हुई धड़कनें महसूस हुई, जिससे तृषा की खुद की धड़कनें भी एकदम से तेज हो गई। उसने घबराकर अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, पर नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं पा रही थी, जिस कारण वो बहुत ज्यादा डर गई और उसने डरते हुए कहा, प्लीज मेरा हाथ छोड़िए ना। उसके ऐसे कहते ही उसके कान में फिर से वही दमदार आवाज पड़ी, ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है तृषा। तृषा ने अपना सर ऊपर करके उस आदमी को देखा। वो और कोई नहीं, कुशल था। कुशल को देखकर तृषा घबराते हुए बोली, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तृषा की बात सुनकर कुशल ने उसे देखते हुए पूछा, ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है क्या तृषा, कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ? तृषा ने अपना सर ना में हिला दिया, तो कुशल ने उसके ठुड्डी को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और उसे देखते हुए प्यार से बोला, तुम इतने घने जंगल में अकेले यहाँ पर आ गई। मुझे पता था तुम्हारी आदत, इसलिए मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता, इसलिए आ गया तुम्हारे पास। वैसे भी तुम कहाँ मुझसे मिलने के लिए आती हो, अन्वी तो तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती। कहते हुए कुशल के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर तृषा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब उसने उसकी बात ठीक से सुनी, उसने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, इसका मतलब अन्वी के पास नरेश को आपने भेजा था? तृषा की बात सुनकर कुशल ने उसे देखते हुए एक आग दबा दी, जिसे देखकर तृषा ने मुंह फुलाते हुए उसके सीने पर धीरे से मुक्का मारते हुए कहा, ये आपने ठीक नहीं किया। मैं कितना ज्यादा डर गई थी, अकेली हो गई थी कि पता नहीं अब मेरा वहां पर बैठना सही भी है या नहीं। आपको तो पता है ना, भाई के डर से हम किसी से बात भी नहीं कर पाते, और नरेश तो अन्वी के पीछे पीछे 3 सालों से है, लेकिन भाई के डर से अन्वी ने कभी भी उसे हाँ नहीं कहा था। तृषा की बात सुनकर कुशल ने उसे देखते हुए एक दर्द भरी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कहा, अन्वी शेरनी डर गई, गजब, पर वो तो तुम्हें भी कभी नहीं कहा। तृषा ने उसकी बात सुनकर अपना सर झुका दिया। ये बात सच थी, तृषा को कुशल बचपन से ही पसंद करता था, लेकिन उसने कभी कहा नहीं था। लेकिन 4 साल पहले उसने तृषा को प्रपोज किया था, लेकिन तृषा ने उसे मना कर दिया था, इस डर से कि अगर भार्गव को और घर में दादाजी को पता चल गया तो कितना बड़ा हंगामा हो जाएगा। एक पल के लिए भार्गव को भी समझाना पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन दादाजी और अंजना जी इम्पॉसिबल थी, जिस कारण कुशल ने कभी भी इस बात को आगे बढ़ने नहीं दिया था। पर पिछले साल भी कुशल ने उसे आश्वासन दिया था कि उसकी शादी होगी तो सिर्फ तृषा से ही, उसकी पढ़ाई खत्म होने तक का इंतजार करेगा, लेकिन वह उसे मिलने के लिए रोकेगी नहीं। पर फिर भी तृषा उससे दूर भागती थी। बहुत ही कम होता था जब कुशल तृषा से मिल पाता था। आज जब उसे पता चला कि तनिष्क, अन्वी और तृषा कैंप के लिए गए हैं, उसने तुरंत तनिष्क को फोन करके जानकारी ली थी और वो यहाँ पर आ गया था, और वो तृषा से मिलने के लिए बेचैन हुआ जा रहा था, जिस कारण उसने तुरंत नरेश को अन्वी के पास भेज दिया
और खुद तृषा का इंतजार करने लगा। कुशल तृषा के पास जाने वाला था, लेकिन तृषा खुद उठकर वहां पर आ रही थी, जिसे देखकर कुशल एक तरफ हो गया था और तृषा का इंतजार करने लगा था। तृषा जब अंदर आई तो वो उसके पीछे पीछे चलने लगा, लेकिन तृषा को डरा हुआ देखकर उसके मन में शरारत आ गई और वो उसे परेशान करने के लिए और तेजी से चलने लगा, जिस कारण तृषा और घबरा गई और अंदर अंदर भागने लगी। कुशल तृषा को आवाज देना चाहता था, लेकिन तृषा फिर और ज्यादा डर जाती, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। तृषा अभी भी अपना सर झुकाकर खड़ी थी, तो कुशल ने उसके चेहरे को फिर से ऊपर किया और उसके आंखों में देखते हुए अपने नशे भरी आवाज में बेहद ही मदहोशी से बोला, कैन आई किस यू तृषा? कुशल के ऐसे पूछते ही तृषा के पूरे बॉडी में गूज़बम्प आने लगे। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि कुशल कभी उसे इस बारे में भी पूछेगा, लेकिन आज से पहले कभी भी उनकी जिंदगी में इतना हसीन पल नहीं आया था, जब रात इतनी हसीन हो, सुनसान जगह हो और ऊपर से तृषा अकेली हो। ऐसा नहीं था कि वो उसे मिलने के लिए कभी भी छुप कर नहीं जा सकता था। उसके लिए सब पॉसिबल था, पर भार्गव की नज़रों से सब कुछ छूटना इम्पॉसिबल था। तनिष्क को भी कुशल और अन्वी तृषा के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन वो नटखट कन्हैया कैसे अपने बहनों की जिंदगी दांव पर लगा सकता था। उनके खुशी में तो उसकी भी खुशी थी, लेकिन जिस उम्र में वो थी, उनके घर से कभी भी इस बात के लिए परमिशन नहीं मिलने वाली थी। एक पल के लिए कुशल का भी कह सकते थे, क्योंकि कुशल एक बिजनेसमैन था, इंडस्ट्री में उसका नाम था। लेकिन अन्वी नरेश गरीब घर से था, जिस कारण कुछ भी होना इम्पॉसिबल था। पर नरेश ने प्रॉमिस किया था कि वो पढ़कर अपने लिए एक अच्छी लाइफ के लिए सोचेगा और अन्वी को खुश भी रखेगा। तनिष ने उन्हें कभी रोका नहीं था, लेकिन अपने लिमिट में रहने के लिए वार्न जरूर किया था। फिर चाहे वो कुशल हो या फिर नरेश, उन दोनों को भी अपनी लिमिट पता थी। लेकिन प्यार में पड़ने के बाद क्या क्या हो सकता है, इस बात का अंदाजा लगाना इम्पॉसिबल था। इंसान कैसे बह जाता है, इस बात की खबर ना तो लड़की को होती है और ना ही लड़के को। तृषा घबराकर कुशल की तरफ देख रही थी और कहा, अगर भाई को पता चल गया तो? कुशल ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए कोई नहीं है और ये बात हम दोनों के सिवा किसी को पता नहीं चलने वाली है। प्लीज तृषा। कुशल के ऐसे रिक्वेस्ट करने पर तृषा ने घबराकर अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसे देख कुशल ने तुरंत उसे अपने और नजदीक खींच लिया और उसके गालों पर अपना एक हाथ रखकर उसके ऊपर झुक गया। वैसे ही तृषा ने अपनी आंखें बंद कर दी। उसकी हरकत देखकर कुशल ने उसके गाल को अपने अंगूठे से सहलाते हुए धीरे से उसे देखकर उसके होठों को हल्के से चूम लिया। वैसे ही तृषा के पूरे गाल लाल लाल हो गए। उसके चेहरे पर आई लालिमा देखकर कुशल भी हल्का सा मुस्कुरा दिया और उसने फिर से झुककर तृषा के होठों पर अपने होठ रख दी और उसे धीरे धीरे चूमने लगा। उसने कोई भी जल्दबाजी नहीं की थी, वो बहुत ही सॉफ्टली और प्यार से उसे चूम रहा था। धीरे धीरे कुशल की किस गहरी होती चली गई। लगभग 15-20 मिनट तक कुशल ने उसके होठों का रसपान किया और हल्के से उसके होठों को छोड़ दिया, तो तृषा ने शर्माकर अपना सर उसके सीने में छुपा दिया। कुशल के बालों को सहलाते हुए कहा, अभी से इतना शर्मा रही हो? अभी तुम्हारी पढ़ाई के लिए 1 साल बचा है, उसके बाद मैं घर में बात करूंगा। कुशल की बात सुनकर तृषा अपना सर हिला दिया, तो कुशल ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, चलो चलते हैं, नहीं तो तुम्हें सब लोग ढूंढते रह जाएंगे। तृषा ने अपना सर हिला दिया और कहा, 5 मिनट रुक सकते हैं क्या हम यहाँ पर? उसकी बात सुनकर कुशल कैसे टाल सकता था। उसने हाँ में इशारा किया और फिर एक पेड़ के नीचे जाकर वो दोनों ही बैठ गए। तृषा ने अपना सर कुशल के कंधे पर रखा हुआ था और कुशल का एक हाथ तृषा के कमर पर था, तो दूसरा हाथ तृषा के हाथ में था। दोनों ही एक दूसरे को खामोशी से पढ़ रहे थे। तनिष्क लड़कियों के बीच बैठा हुआ था। ऐसा नहीं था कि उसे किसी से प्यार हुआ है, लेकिन वह इस वक्त प्यार में बिल्कुल भी पड़ना नहीं चाहता था। वो बस इंतजार करना चाहता था। लड़की के साथ छेड़खानी करना, उनका हीरो बनकर रहना उसे पसंद था। सब लोग बैठे हुए थे। अन्वी नरेश के पास बैठी हुई थी। नरेश कुछ नहीं कह रहा था, खामोशी से बैठा हुआ, जिसे देख अन्वी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, कुछ हुआ है तुम्हें? इतना खामोश क्यों हो?
नरेश ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, हम तो खामोशी से ही बातें करते हैं, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। क्या हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं? अन्वी ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे डर लगता है अगर किसी को पता चल गया तो यह हमारे लिए ठीक नहीं होगा। नरेश ने गहरी सांस लेकर कहा, कोई बात नहीं। कहते हुए वो फिर से खामोश हो गया और सामने जल रहे बोनफायर को देखने लगा। उसे इतना ज्यादा खामोश देखकर अन्वी को खुद ही ठीक नहीं लगा। उसने नरेश की तरफ देखा और फिर तनिष्क को एक मैसेज कर दिया। तनिष्क लड़कियों के बीच बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसका फोन रिंग हुआ, उसने तुरंत फोन निकालकर देखा तो अन्वी का मैसेज देखकर उसने हैरानी से अन्वी की तरफ देखा। अन्वी को देखकर उसने गहरी सांस ली और कुछ मैसेज सेंड कर दिया। मैसेज पढ़कर अन्वी के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई और उसने नरेश को देखते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारा नंबर दे दो मुझे। उसके ऐसे कहते ही नरेश एकदम से खुश हो गया और आश्चर्यचकित होकर उसे देखते हुए बोला, तुम सच कह रही हो ना? तो अन्वी ने उसे छेड़ते हुए अपना सर ना में हिला दिया, जिसे देख नरेश फिर से मायूस हो गया। उसकी वो क्यूट सी हरकत देखकर अन्वी खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी हंसी देखकर नरेश एकदम से पागल हो गया। वो एकटक अन्वी को देखने लगा तो अन्वी ने कहा, मैं क्यों मजाक करूंगी, सच ही तो कह रही हूँ। कहते हुए उसने नरेश के हाथ से अपना फोन लिया और उसे देखने लगी तो नरेश ने कहा, ए एंड एन। ए एन पैटर्न में लॉक था मोबाइल पर, जिसे देखकर अन्वी के चेहरे पर और गहरी मुस्कान आ गई। सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। भार्गव और सियारा अपने हनीमून ट्रिप से वापस आ गए थे। ये ट्रिप उनके लिए बहुत ही यादगार रही थी, क्योंकि सियारा और भार्गव दोनों ही काफी ज्यादा नजदीक आ चुके थे। अब उनके सिर्फ दिल ही नहीं, उनकी बातें, उनके जज्बात भी एक दूसरे से मेल खा रहे थे। दोनों भी काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन ये खुशी उनकी जिंदगी में कितनी देर तक रहने वाली थी, ये उन दोनों को भी पता नहीं था। आखिर जिंदगी है, कभी खुशी कभी गम देती ही रहती है, लेकिन कब, किस वक्त, किस घड़ी में, ये बता पाना नामुमकिन है। तृषा भी अब कुशल से काफी ज्यादा बातें करने लगी थी। उसका भी एक ही साल बचा था कॉलेज का। उसके बाद कुशल घर में सबको बताने वाला था। अन्वी और नरेश भी एक दूसरे से अब फोन पर बातें करते लगे थे, लेकिन ये बात घर में किसी को पता नहीं थी, सिवाय तनिष्क और तृषा के। सियारा को भी अब लगभग 5वां महीना चल रहा था। उनकी जिंदगी काफी ज्यादा खुशहाल थी। अब वो कामेश को पूरी तरीके से भूल चुकी थी, क्योंकि वो कामेश को अब अपनी जिंदगी में वापस नहीं चाहती थी। भार्गव अपने काम में बिजी रहता था, लेकिन वो दिन में थोड़ा टाइम सियारा के लिए निकाल ही लेता था। अभी का वक्त। सियारा कमरे में तैयार हो रही थी। भार्गव कब का तैयार होकर लैपटॉप लेकर अपना काम कर रहा था। उसने अपने घड़ी में टाइम देखा तो 10 बजकर जा चुके थे। उसने सियारा को आवाज लगाते हुए कहा, और कितनी देर लगेगी वाइफी? मेरी मीटिंग है 11:30 बजे। हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। सियारा रेडी होकर बाहर आई और भार्गव को देखते हुए बोली, आपका हमेशा से है, कहते हैं आराम से सब कुछ करना, और जब आराम से करती हूँ तब ऐसे बार बार पुकार कर मुझे परेशान करते हैं। भार्गव ने अपना सर हिलाते हुए कहा, आराम से करने के लिए कहता हूँ, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही आराम से कर लेती हो। कहते हुए वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथ पैंट के जेब में डालते हुए बोला, अब तो रेडी होना, चले? तो सियारा ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ चलते हैं। क्या आपने फाइल्स ले ली? भार्गव ने अपना सर हिलाते हुए कहा, सब कुछ ले लिया है, तुम बस चलो जल्दी। सियारा ने मुंह बना लिया और भार्गव का हाथ पकड़कर वो लिफ्ट की तरफ जाने लगी। अब सियारा का पेट काफी हद तक दिखने लगा था। अब वो थोड़ी सी गोलू मोलू भी हो गई थी, जिस कारण सियारा अब ढीले कपड़े पहनने लगी थी, पर उसके चेहरे पर जो ग्लो आया था वो काफी ज्यादा था, जिससे सियारा काफी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। भार्गव धीरे कदमों के साथ सियारा को लिफ्ट के अंदर लेकर चला गया। उसने सियारा के माथे को चूम लिया और फिर उसके पेट पर हाथ रख दिया, तो सियारा ने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। तो भार्गव हल्का सा मुस्कुरा दिया। सीख गया था अब वो मुस्कुराना। कुछ वक्त बाद वो लोग नीचे आ गए।
सब लोग हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी भार्गव वहां पर पहुंच गया तो अंजना ने उसे देखते हुए कहा, अब तो तनिष्क को तुम्हारी कंपनी में जगह दे दो। काफी समय से वो सिंघानिया इंडस्ट्री में काम कर रहा है, लेकिन तुम्हारे हाथ के नीचे काम करेगा तो थोड़ा बहुत कुछ सीख लेगा। भार्गव ने अपना सर हिलाते हुए कहा, जब मुझे लगेगा मैं उसे बुला लूंगा, लेकिन अभी वो जो काम कर रहा है वो ठीक ही है। तो अंजना ने उसे देखते हुए कहा, क्या तुम तनिष्क को अपनी इंडस्ट्री में काम करना नहीं देना चाहते, या फिर तुम उसे ऊपर जाता हुआ देखना ही नहीं चाहते? अंजना की बात सुनकर भार्गव ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, आज से उसे ब्लैक ईगल इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए कहो। कहकर वो जाने लगा तो देवानंद सिंघानिया ने उसे रोकते हुए कहा, आज शाम को तृषा को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आज शाम को जल्दी घर वापस लौटकर आ जाओ। देवानंद सिंघानिया की बात सुनकर भार्गव एकदम से हैरान रह गया। माना कि तृषा कॉलेज के लास्ट ईयर में पढ़ रही थी और अब कुछ ही महीने बचे थे उसके कॉलेज खत्म होने में। इसका मतलब ये थोड़ी था कि कॉलेज खत्म होते ही उसकी शादी कर दी जाए। उसने देवानंद सिंघानिया को घूरते हुए कहा, दादाजी, आपको नहीं लगता आपको सभी चीजों के लिए बहुत ज्यादा जल्दी रहती है? अभी तक उन दोनों की पढ़ाई खत्म नहीं हुई है। इससे पहले ही शादी की बातें क्या जरूरी है इन सब की? देवानंद सिंघानिया ने रौब से भार्गव को देखा और कहा, भले तुम सुप्रीम डॉन हो, सभी चीजों का तुम फैसला ले सकते हो, लेकिन भूलो मत, मैं उनका दादाजी हूँ और मेरे पोतियों की जिंदगी के बारे में मैं सोच सकता हूँ। कब उनकी शादी करनी है, कब नहीं, ये सोचने का डिसीजन सिर्फ मेरा होगा और किसी का नहीं। भार्गव ने गहरी सांस ली और बोला, फाइन, अगर वक्त मिला तो आ जाऊंगा, पर अगर तृषा इन सब के लिए तैयार नहीं होगी तो ये शादी बिल्कुल भी नहीं होगी। ये बात आप भी ध्यान रखना देवानंद सिंघानिया। फिर मैं भी मेरा हथियार निकालने के लिए तैयार हूँ। डोंट एवन ट्राई टू प्रोवोक मी अदरवाइज। कहकर भार्गव ने बहुत ही गुस्से से देवानंद सिंघानिया को देखा और फिर वो तुरंत वहां से चला गया। अंजना जी ने नवीन जी को देखते हुए कहा, अब मेरे बेटे की शादी के बारे में फैसला भी मैं नहीं ले सकती क्या? अब वो फैसला भी यही लेगा। माना कि वो उसका बड़ा भाई है, सुप्रीम डॉन है, फिर भी मेरी बेटी किसके घर में जाएगी, किससे उसकी शादी होगी, इस बात का डिसीजन लेना इतना भी हक नहीं है क्या हमारा? नवीन जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उसने मना किया ही नहीं। उसने कब मना किया? तुम सबके डिसीजन पर उसने कब मना किया था? किया ही नहीं। वह सिर्फ इतना ही बोला कि अगर उसे प्रोव करने की कोशिश की तो तुम सबके लिए ठीक नहीं होगा और तृषा के खिलाफ जाकर ये शादी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। जो उसका डिसीजन सही है, एक भाई होने के नाते वो इतना कर ही सकता है। अगर उसकी बहन चाहेगी ये शादी करना तो शादी होगी, वरना नहीं। इस डिसीजन में उसके साथ मैं हूँ, फिर चाहे तुम सब लोग कुछ भी कहो। वो मेरी भी बच्ची है और मेरे बच्चे की खुशी में ही मेरी खुशी है। कहते हुए नवीन सिंघानिया अपनी जगह पर खड़े हो गए और वहां से चले गए। अंजना जी ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और कहा, सब लोग की मनमानी चल रही है इस घर में। देवानंद सिंघानिया ने उसे देखते हुए कहा, कोई मनमानी नहीं कर रहा है। तृषा का डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा ना, तो ठीक है ना, उसे डिसीजन लेने के लिए हम मजबूर करेंगे। वो हमारे खिलाफ नहीं जाएगी। अब तुम्हें क्या करना है ये तुम अच्छे से समझ गए हो अंजना, अब तुम्हें ये बात समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। देवानंद सिंघानिया की बात सुनकर अंजना जी के चेहरे पर डेविल मुस्कान आ गई। और शादी के लिए तैयार नहीं होगी तब भी, अगर फिर से शादी के लिए तैयार हो गई तो फिर उसके डिसीजन के खिलाफ कोई नहीं जाएगा। और तृषा ने को कैसे मनाना है अंजना जी को अच्छे से पता था। तृषा इन सब से अनजान इस वक्त कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसे पता भी नहीं था कि वो इतनी लगन से पढ़ाई कर रही है सिर्फ इस भरोसे कि पढ़ाई खत्म होते ही उसकी और कुशल की शादी होगी। यहाँ पर तो उसके लिए कुछ और ही बोया जा रहा था। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कहानी के अगले एपिसोड जानने हैं कि सियारा और भार्गव की जिंदगी में आखिर क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं एपिसोड पब्लिश करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आराम से एपिसोड सुन पाएंगे। अगला एपिसोड कल आएगा। तब तक आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड और कहानी कैसी लग रही है। तब तक के लिए बाय बाय।